कभी मेरे ऊपर 7 साल में कभी एक गोली फायर नहीं हुई। कोई गोली, मैं अमृतसर में रहा, तनतान में रहा हूँ, मैं नौशेरा पनवा रहा हूँ, मेरे ऊपर, मेरे आदमी के ऊपर कभी भी उग्रवादी में गोली फायर करते हैं कि सिख धर्म तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें केस रखो और ये करो। ये तो मैं अमृतधारी बना हूँ इसीलिए ये पहना है। 5 जो ककार हैं, आम जो सिख है सहजधारी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा है वो उस गुरुद्वारे में जाए कहते हो भाई मैं सिख धर्म को मानता हूँ कि मैं ऐसे कोई दबने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं एक जो काम बहुत सोच समझ के किया है, किसी का दबाव का कोई सवाल ही नहीं है और न को डरने का सवाल है। और अब तो मैं सिख बन गया, डरने का सवाल ही नहीं। ये धर्म इस बात के लिए आज तक जाना जाता है मेरे से कि आपने धर्म बदली क्यों कर दिया। मैं ये कहता हूँ कोई धर्म था ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2015 का भी, 1995 का भी, 2016 का भी, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साडा टीवी यूएसए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सबको सत श्री अकाल। हवा सिंह जी, आपने धर्म परिवर्तन किया, कन्वर्ट हुए हिंदू से सिख में, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो आपको धन्यवाद, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, मैं कई बार बोला है ये बात लोगों के सामने। लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने धर्म बदली क्यों कर दिया। मैं ये कहता हूँ कोई धर्म था ही नहीं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2015 का भी, 1995 का भी, 2016 का भी, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो वे ऑफ लाइफ है। तो मैं कन्वर्ट कुछ नहीं किया है, नहीं मैंने कोई धर्म छोड़ा है, मैंने तो सिख धर्म को अपनाया है। ये तो अडोप्शन है, कन्वर्सन नहीं है, ये मेरा कहना है। अच्छा, अगर आप ये कहते हो कि आपने अडॉप्ट किया है, तो आप जब आपने स्कूलिंग की अपनी, आपने कॉलेजिंग की अपनी, या आप सर्विस में गए, तो आपने जो धर्म वाला खाना था वहाँ क्या बना था? ऐसा पहले लोग कहते थे कि ये धर्म आपका, तो वही बढ़िया होगा जहाँ तक मेरे याद है। लेकिन जब मालूम हो गया कि जो है हिंदू कोई धर्म नहीं है, उसके बाद 2001 और 2011 में जो जनगणना हुई है, सेंसस हुआ है, उसमें पहली बार तो हिंदू लिखवा दिया हमने, बाद में जाट धर्म भी लिखवाया है 2011 में। लेकिन जाट भी कोई धर्म नहीं है। अब जो है सिख धर्म अपनाया। फिर सच्ची बात तो ये कि सिख धर्म है और वो हमने अपनाया, बाकी बातें झूठी हम लिखते रहे हैं आज तक। अच्छा, हवा सिंह जी, आप हिंदू धर्म से सिख धर्म में आए हो, चाहे आपने सिख धर्म अपनाया है, लेकिन आपको किसी तरह का कोई थ्रेट या कोई थ्रेट कॉल या किसी तरह की कोई आपको प्रेशराइज किया गया हो कि भाई आपने हिंदू धर्म छोड़ के सिख धर्म में, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कोई मेरा थ्रेट किया है या डरा रहा है। वैसे आमतौर पर मेरे को जानते हैं लोग हरियाणा वाले तो, कि मैं ऐसे कोई दबने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं एक जो काम बहुत सोच समझ के किया है, किसी का दबाव का कोई सवाल ही नहीं है और न को डरने का सवाल है। और अब तो मैं सिख बन गया, डरने का सवाल ही नहीं। ये धर्म इस बात के लिए आज तक जाना जाता है और मैं सिख हूँ और वो भी अमृतधारी, तो अभी डरने का कोई सवाल नहीं। इस धर्म के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये सब के सामने बताता हूँ मैं। तो इसलिए कोई डरने का, कोई घबराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे लिए। अच्छा, सागवान साहब, आप बेसिकली जाट हो और ये जो बेल्ट है जाट बेल्ट है, तो क्या आपके इस धर्म परिवर्तन से या अडॉप्शन से या जो आप मूल धारा में आए हो, तो इससे क्या आने वाली जो राजनीति है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा भिवानी के? देखो, राजनीति की मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा इसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन जो हमारी जो जाट जाति है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग सिख धर्म को एक दिन अपनाएंगे, टाइम चाहे कितना भी लोग। अभी देखो, आप भिवानी के पास में एक गांव है, उसका नाम है बावड़ा। बावड़ा गांव पूरा गरेवाल जाटों का है और वो गरेवाल सब जानते हैं कि वो लुधियाना के पास से आए हुए हैं। तो मैं अभी जाऊंगा गांव में, बोला है 2-4 को कि वो लोग अपनी मीटिंग करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आस्ते आस्ते लोग बात समझेंगे। क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं कि सिख धर्म तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें केस रखो पर ये करो। ये तो मैं अमृतधारी बना हूँ इसीलिए ये पहना है। 5 जो ककार हैं, आम जो सिख है सहजधारी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा है वो उस गुरुद्वारे में जाए कहते हो भाई मैं सिख धर्म को मानता हूँ,
गुरुओं पर विश्वास करता हूँ, बस सिख हो गया। बोलो बहुत सरल है, ये सिंपल धर्म है। उसके बाद आप चाहते हो अब मेरी पहचान हो सिखिज्म की, आप जो है पगड़ी रख लो, केस रख लो, आप सिख हो गए। लेकिन अमृतधारी बनना है तो आपने अमृत चखना है तो थोड़ा सा कुछ वसूल है कि भाई कोई नशा नहीं करना है, मीट मच्छी वगैरह कुछ नहीं खाना है, ये कुछ उसके वसूल है, वो आपने चलना पड़ेगा उसके ऊपर। और मैं तो पक्का चलूँगा, मुझे कोई शक नहीं है। सिख धर्म अपनाया, मैंने अमृत चखा है, मेरे बहुत खुशी है, प्राउड मैं फील करता हूँ और मैं निभाऊंगा इसको। अच्छा, आपने सिख धर्म अपनाने के पीछे बड़ा कारण किस चीज़ को मानते हो? कैसे आप सिख धर्म की तरफ हुए? बात बड़ी सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन इसका जवाब जो है, उत्तर जो है वो कई हैं। मतलब कोई एक बात नहीं है जिससे मैंने सिख धर्म अपना लिया। ये तो 87 से कहानी शुरू होती है। जब मैं पंजाब में था, मैंने पंजाब के गुरुद्वारे, लोगों के बिहार, ये सब उस टाइम से मैं देखता आ रहा था। तो उस टाइम से मेरे को प्रभाव डाला सिख धर्म ने। और मैं सोचा कहाँ जो जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं वहाँ तो देने देने का हथियार है, लेने के तो है ही नहीं कुछ। गुरुद्वारों में जाओ, आपको खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, आदमी कैसे सेवा की जाती है, उसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब बराबरी है। इतना त्याग है इस धर्म में, तो प्रभावित किया धर्म ने। और भी बहुत बातें हैं जिसके कारण हम जो है, फिर ये आ गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, इसने और भी ज़्यादा प्रभावित किया। जब धर्म है ही नहीं हिंदू तो कोई धर्म तो अपना होना चाहिए। महात्मा गांधी की बात याद थी, बोले धर्म होना चाहिए आदमी का, कोई भी धर्म होना चाहिए। तो भाई धर्म तो होना चाहिए। तो धर्म का जब हमने कंपैरिजन किया, शायद आपने देखा होगा, आर्टिकल भी लिखा था मैं 2010 में, उसमें लिखा था कौन सा धर्म, आखिरी में हमने बोला भाई सिख धर्म जो है जाटों के लिए बिल्कुल सूट करता है। क्यों? हमारी मार्शलिटी, हमारी सोच वो ऐसी है जो सिख धर्म में बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए हमने सिख धर्म अपनाया, क्योंकि वो हमारी मार्शलिटी के अनुसार बिल्कुल फिट है। अच्छा, आपने बात की 1987 की। 1987 में तो पंजाब में बोलबाला सरकार का था, सरकार फौज मिलके कुछ और ही रुख तैयार कर रहे थे। और उस टाइम पे आपकी पोस्टिंग पंजाब में हुई, तो आपने क्या देखा पंजाब में? देखो, पंजाब में जब शुरू में गया तो कोई भी इंसान ये देखता है, उस टाइम में धर्म वगैरह अलग बात है, बात आती है इंसानियत की। वहाँ जो लोगों के साथ बर्ताव किया गया या किया जा रहा था वो मुझे पसंद नहीं था। मैं मेरे लोगों को, मैं कंपनी कमांडर था, डीएसपी था, मैं मेरे नीचे आदमी थे उनको साफ बोलता 2-3 बात। मैं बोलता था रिवार्ड के चक्कर में और मेडल के चक्कर में लोगों को, आम आदमी है जो सीधा साधा, उसको तंग नहीं करना है। किसी को तंग नहीं करना जब तक ये आइडेंटिफाई ना हो जाए, मालूम ना हो जाए कि उग्रवाद है, उग्रवादी है, उसको फिर करो उसको वैसे ट्रीट, लेकिन उससे पहले किसी को तंग मत करो। और इस बात को मैंने जो कानून, ये जो बात जो बोली सिद्धांत, इसको अपनाया और निभाया और मेरे लोगों से भी निभाया। इसीलिए कभी मेरे ऊपर 7 साल में कभी एक गोली फायर नहीं हुई। कोई गोली, मैं अमृतसर में रहा, तन में रहा हूँ, मैं नौशेरा पनवा रहा हूँ, मेरे ऊपर, मेरे आदमी के ऊपर कभी भी उग्रवादियों ने गोली फायर नहीं की। इसलिए कुछ कहते थे मेरे लोग, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मेरे को कहते थे कि हवा सिंह सांगवान तो जो है उग्रवादियों से मिला हुआ है, लेकिन मैं मिला हुआ नहीं था कभी भी। मैं अपनी ड्यूटी की, बिल्कुल ड्यूटी समझ गए। लेकिन मेडल के लिए, रिवार्ड के लिए मैंने कभी कोई काम नहीं किया और न मेरे लोगों को करने दिया। कोई करता था उसकी मर्जी, बाकी मैंने इसको अलाउ नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि आपने या आपके किसी बंदे ने किसी भी आदमी के ऊपर एक गोली फायर नहीं की। क्या आपकी तरफ से भी कभी कोई फायरिंग नहीं हुई उनके ऊपर? नहीं हुई है। अभी जैसे भट्टिनाव कई जगह हुई है, फायर तो करना पड़ता था ना। क्यों? आपके ऊपर फायर आएगा तो हमारे जो आदमी सीआरपी के, उनके ऊपर फायर आया तो हमने बचाव में उनके जाना पड़ता था, और बचाव में जाना पड़ेगा तो वहाँ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी कंपनी और मेरे ऊपर कभी फायर नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो ये है कि आपने या आपकी कंपनी ने कभी उनके ऊपर फायर नहीं किया? नहीं, ऐसा था कि उन्होंने किसी कंपनी के ऊपर फायर कर दिया, जैसे बठिंडा में एक बार कर दिया है, और उसके बाद में जो है उन उग्रवादियों को घेर लिया हम लोगों ने। तो घेरने के लिए जाना पड़ता था। अब उनको क्या मालूम अंदर से कौन है, क्या नाम है, ये गन्ने का खेत में एक बार घुस गए तो वो अंदर से फायर करेंगे। तो उनको तो ये मानना नहीं मालूम ना मेरी कंपनी कहाँ, कौन क्या दे रहे मालूम क्या, तो वो करते थे, तो हमको भी करना पड़ता है, वो अलग बात है, वो ड्यूटी की बात है। कभी कोई एनकाउंटर भी आपने किया हो, या आपके कंपनी ने किसी कंपनी के साथ मिलकर किया हो? बिल्कुल किया है हमने, कंपनियां ने 3-4 कंपनियों में मिलकर किया है और कई बार किया है। मेन जो बता रहा था मैं, ये रात वाला जो था एक इनकाउंटर था, जो हमने गन्ने खेत में ट्रैक्टर लगा करके किया था, तो उसमें गोली चलानी पड़ी थी।
2 उग्रवादी जो वहीं मर गए थे और एक जिंदा पकड़ा था हमने, तो करने पड़ते हैं, रोटी रोटी की बात थी। लेकिन पार्टिकुलरली हमारे ऊपर न तो किसी ने फायर किया पंजाब में 7 साल में, और न हमने किसी को ऐसे काम का तंग किया, किसी को तंग नहीं किया। यही कॉन्शियस की बात है। अच्छा, हवा सिंह जी, जब आप वहाँ पे थे तो बड़ा बोलबाला भिंडरावाला का था, वो ख़त्म हो चुका था, और ऑपरेशन जो था सरकार की तरफ से फिर भी चलाया जा रहा था। तो उस टाइम पे आपने पंजाब का जो माहौल देखा वो कैसा था? देखो, माहौल तो बहुत ही ख़राब था, और इसके बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है वैसे, क्योंकि आम आदमी को वहाँ तकलीफ होती थी। आपने देखा होगा कि जो खेती के काम, किसान जो है, किसानों की जो काम था खेती वाला, उसके ऊपर कभी ज़्यादा असर नहीं हुआ उग्रवाद का। होता था किस पर? इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन खेतों वालों को भी तकलीफ होती थी, क्योंकि उग्रवादी जो थे, जिसको जो भी बोलो आप, वो वहाँ पर जा खेतों में बहक होती थी, वहाँ जाके छुपते थे, तो उसमें तकलीफ होती है किसानों को। लेकिन पैरामिलिट्री ने किसानों को कभी तकलीफ देने की कोशिश नहीं की, हमने तो बिल्कुल नहीं की। और इसके बारे में जो उग्रवादियों के साथ, जिसको उग्रवादी बोलते थे, उनके साथ तो इनकाउंटर वगैरह होते रहते थे, और ड्यूटी के मुताबिक करना पड़ता है, उसमें कोई हमको शक भी नहीं है, न उसके बारे में कोई दुख है। अच्छा, हवा सिंह जी, अभी श्रोमणी कमेटी या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपको कोई अप्रोच की गई हो, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, अप्रोच की गई थी, और हमने अभी 20 तारीख 21 को जो हमने धर्म अपनाया है, और 20 को हम गए थे। उसके लिए वहाँ से पहले बोला था हमको, क्योंकि गाड़ियाँ आनी थी, बसें, और उसमें काफ़ी लोग जाने थे, 200-250 जो भी। लेकिन ये फिर कोरोना आ गया बीच में, तो उधर से आ गया, भाई अभी मत आओ, अभी कम आदमी आओ, अपने बलबूते पर आओ, अभी गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि गाड़ी 50 आदमी गाड़ी होती, 25 बैठते, 20 बैठते, तो इतनी दूर से आना, पेट्रोल डीजल का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है ना, उन्होंने मना कर दिया था। तो हम 9 आदमी अपनी 2 गाड़ियों में गए थे, अपने बलबूते पर। अच्छा, हवा सिंह जी, आपको लगता है कि श्रोमणी कमेटी या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुछ ऐसा करे कि लोगों को असल में पता चले कि वो है कौन और वो किस धर्म के हैं, या किस धर्म को अपनाना चाहिए? कुछ होना चाहिए ऐसा? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बारे में मैंने कभी देखा नहीं कोई प्रचार करता है सिख धर्म के बारे में। इसीलिए यहाँ मैं देखता हूँ हमारे लोग वो जानते नहीं हैं कि सिख धर्म क्या है। वो समझते हैं कि सिख धर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुश्किल धर्म होता है, इसमें दाढ़ी रखो, पगड़ी बांधो, ये करो, इसे डरते हैं लोग। लेकिन उनको ये पता नहीं कि धर्म जो है ना, सिख है, 3 तरह के होते हैं। एक सहजधारी है, जैसे का जैसा आदमी बैठा है जो है वो, यदि गुरुद्वारे में जाके कहता है कि मेरा गुरु में विश्वास है, कि धर्म विश्वास है, तो सिख है पहला, और वो कोई भी बन सकता है। ये बातें मालूम नहीं है। दूसरा, भाई पगड़ी वगैरह रखता है तो वो पहचान है सिख की, और उसके बाद अमृतधारी होने से पक्का सिख हो जाता है, जैसे मैं बना हूँ अभी। तो लेकिन आम आदमी को ये बातों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो मैं तो यही अपील करूँगा हमारे भाइयों से कि समझो सिख धर्म को, और उसके बाद में पहले सहजदारी बनो। उसके बाद जाओगे, देखोगे दरबार साहब इधर उधर, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है ये सब मामला। सिख धर्म को समझना बहुत जरूरी है। डरने से काम नहीं चलेगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना, बहुत सरल है। इतना सरल है कि भाई आप बाद में मालूम पड़ेगा कि ये तो बहुत अच्छा था, हम पहले करते थे। अच्छा, अभी आप ऐसा कुछ करोगे कि लोगों को समझाओगे कि ये सिख धर्म क्या है, या आप प्रचार करोगे सिख धर्म का? बिल्कुल प्रचार करना पड़ेगा, और करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। मैंने सिख धर्म बनाया तो ये नहीं कि सिख बन के घर में बैठा रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच में जाऊँ और उनको बताऊँ कि भाई ये सिख धर्म क्या है। मोटी मोटी बातें मैं सीख जाऊँगा, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उसके उनको बताऊँ भाई ये बात ऐसे है। और जो है आप लोग अंधविश्वास से पीछा छुड़ाओ। जो अंधविश्वास में फंसा है समाज, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है अंधविश्वास, मैं भी था अंधविश्वासी। तो इस धर्म में आओ, अंधविश्वास दूर भगाओ, अंधेरे से उजाले की तरफ आओ, तो लोग समझ जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा। अच्छा, बेसिकली आपने कहा बहुत कारण है आपके सिख धर्म में आने के। सबसे बड़ा कारण किस चीज़ को मानते हो? सबसे बड़ा तो सारे बड़े हैं देखो जाए तो। अब जो त्याग है सिख धर्म में, वैसा त्याग नहीं मिला कर। गुरु गोविंद सिंह जी ने सारा परिवार निछावर कर दिया। किसी का ऐसा उदाहरण नहीं है कहीं इतिहास में।
तो ऐसी बातें हैं सिख धर्म में, उसमें त्याग इतना है, बलिदानी इतनी है, उसके बाद दूसरों के लिए इतनी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो उसमें सारी बातें ऐसे हैं सिख धर्म में तो जो आपको प्रभावित करेंगी। लेकिन लोगों को पता नहीं है। सिख इतिहास पढ़ें तो मालूम पड़ेगा। वो सिख इतिहास पढ़ते हैं मुझे लगता है हमारा इतिहास है, लेकिन आज तक हम ऐसे सोचते रहे भाई सिख इतिहास वो तो अलग है, लेकिन नहीं, सिख इतिहास हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, ये धर्म हमारा है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब इसमें जो बातें हैं, ये जैसे पगड़ी की बात है, मेरे दादाजी पगड़ी बांधते थे, यहाँ फोटो लगी है, दाढ़ी रखते थे, और उसके बाद नाम हमारे आधे मिलते हैं, कौर वगैरह थे सब। मेरी मिसेज का रिसाल कौर है, मेरी जो सास थी उसका नाम भी माम कौर था, तो हमारे नाम भी वैसे ही है, सिंह भी लगाते थे। आजकल जो पीढ़ी है वो बदली है, उन्होंने नाम जो है ना, जैसे मेरे लड़के हैं उसके बाद शुरू हो गए नाम दूसरे, सिंह बंद हो गया। तो हमको नाम नूम ये सिख धर्म ही थे हम। ये बीच में आकर कुछ आ गए वो स्वामी दयानंद जी, उन्होंने जो है बड़ा घपला कर दिया। घपला ये कर दिया कि जो है यह आर्य समाज है वो मूर्ति पूजा विरोधी है, और सिख धर्म भी मूर्ति पूजा विरोधी है। तो लोगों ने क्या किया, उसको आर्य समाज को अपना लिया कि उसमें कुछ करना ही नहीं था, ये आसान लग गया वो। लेकिन वो धर्म नहीं है, वो तो एक पंथ है खाली। वो आ गया फिर गोल चक्कर काट के वो फिर जो है हिंदुज़म में फिर दोबारा आ गए, मतलब अंधविश्वास में फिर दोबारा आ गए। नहीं तो आज जो है हरियाणा के लोग, खास करके जाट कम्युनिटी और हमारे दलित भाई सारे सिख होने थे, क्योंकि स्वामी दयानंद जाके भगत सिंह का जो दादाजी थे अर्जुन सिंह जी, उनको भी जो है जनेऊ बना दिया था, और चाचा अजीत सिंह को तो प्रचार में लगा दिया आर्य समाज के। तो ये सारा बड़ा उसमें बीच में हुआ ही 100-150 साल हमारे बेकार चले गए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये लोग समझेंगे हमारे, और सब भाई हम जो है ना सिख धर्म को अपनाएंगे, ये मेरा उम्मीद है और मुझे भरोसा भी है। सागवान साहब, 1995 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद में 2016 में आई। आपको तकलीफ नहीं हुई कि आप उस टाइम पे हिंदू धर्म में थे और हिंदू धर्म के बारे में कोई बोलेगा तो आदमी को दिक्कत होती है, आपको तकलीफ नहीं हुई? देखो ऐसा है, तकलीफ इसलिए नहीं हुई मेरे कि हिंदू धर्म जिसको बोलते हो आप, उसने कभी भी जाटों को जो है उसका सम्मान नहीं दिया। जाटों को हमेशा दलित बोला है। कहीं इतिहास में पढ़ लो, जो लिखते हैं इतिहास ये लोग जो हिंदू धर्म वाले, जाटों को शूद्र बोला है। जब जाटों को शूद्र बोला है और लड़ाई, अंग्रेजों ने उसको मार्शल बोला और जाट रेजिमेंट खड़ी की, लेकिन हमारे लोगों ने हमको शूद्र बोला। इतिहास में भी हमको शूद्र लिखा इन लोगों ने, हमारे इतिहास में लिखा है इन्होंने शूद्र। तो फिर हमारे को सहानुभूति कहाँ होगी इनके साथ? तो ये धर्म खत्म हो न हो, हमको लेना देना नहीं से, हमारा कोई इसमें प्यार है ही नहीं। जब हमको सम्मान दिया ही नहीं कभी, वो हमारा आर्य समाज एक बड़ा था, वो क्या नाम है, ओमन जज्जर वाले, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जब मैं वहाँ गया था बनारस, तो कुएं पर चढ़ गया, तो एक ने पूछा ब्राह्मण ने, भाई क्या जाती है तेरी? बोला जाट। बोले नीचे उतर जाओ, जाट जो है शूद्र है, कुएं पर नहीं चढ़ सकता है। वो लिखा है अपनी किताब में, मैंने पढ़ा है। तो जब ऐसी इज्जत थी जाटों की, तो हिंदू धर्म जाए आए, हमने क्या लेना देना इससे? हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास का नाम है यही। मैं देखता था, अब मैं गुड़गांव था 4 साल, मेरे सामने वाले उसमें एक बहू थी, एक उसकी सासू। सुबह अंधेर मुँह अंधेर उठ के पहले सासू आएगी और जो है पानी डालेगी, वो सूरज के नाम से, सूरज तो दिखाई नहीं था उस टाइम, अंधेरा होता था। फिर उसकी बहू आती थी और वो पानी वहाँ से बह करके मेरी गाड़ी के नीचे आता था। मेरी याद आता है कि मैं उस टाइम योगा करता था निकल के बाहर। तो उस टाइम में जो है गुरु क्या नाम है, नानक जी को मैं याद करता था। उनके साथ यही कहानी हुई थी, जो वो वहाँ गए गंगा के वहाँ, तो लोग पानी दे रहे थे उसको, सूरज को। उसने क्या कर दिया, अपने खेतों में करतारपुर में पानी देना शुरू कर दिया उल्टा मुँह करके। लोग बोले तू क्या कर रहे हो? बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो सूरज में पानी दे रहे हो। तो तुम सूरज में इतनी दूर करोड़ों में कोस माइल दूर दे रहे हो, तो मैं तो खेतों में करतारपुर नज़दीक है, मैं तो वहाँ पानी दे रहा हूँ। बात ये साइंटिफिक, उन्होंने जवाब क्या दिया? साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर पर। तो ये विज्ञान पर आधारित धर्म है, इसलिए हमारा वहाँ जाना बनता है और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। अच्छा सागवान साहब, अगर आप बोलते हो हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है हिंदू धर्म नहीं है, तो मोदी सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, फिर वो क्या है?
ये तो देश में ऐसे बोल बोल के ना देश के जो नागरिक हैं उनमें जो है खाई पाड़ रहे हैं, उसमें मतलब एकता को भंग कर रहे हैं। एक जो है जज था मेघालय का हाई कोर्ट का, उसने भी दिया था, 1-2-1.5 साल हो गया, स्टेटमेंट दे दिया था कि हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। यदि ऐसे करके क्या करते हैं, हमारे नागरिकों में जो आपस में जो सद्भावना है, एकता है, उसको तोड़ रहे हैं। और कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू को धर्म ही है। हिंदू जिसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, एक भी चीज़ हिंदू की मिल जाए, ये पहनाव हो, भाषा हो और किसी प्रकार की परंपरा मिलती हो, अब कह देंगे जी पहचान क्या है, बोला हिंदू को तो बोला जलाते हैं। भाई हिंदू नहीं जलाते हैं, आधे गाड़ते भी हैं। हमारे बिश्नोई जो भाई हैं, जाट भी हैं उसमें, वो गाड़ते हैं। भजन लाल मांझू गोत का जाट था, मर्या जी उसको 10 फुट नीचे गाड़ दिया है। भाई उनकी परंपरा है। तो इसलिए हिंदू की कोई एक परंपरा नहीं है, नहीं ये कोई धर्म है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो बोला नहीं, नहीं इसकी किताब है कोई, नहीं इसका कोई एक झंडा है, नहीं इसका कोई एक नेता है, नहीं इसका कोई एक पता नहीं क्या क्या खोल रखी दुकानें दुनिया भर की। तो इसलिए जो है ना ये नहीं चलने वाली बात। अच्छा, जो रामायण है, महाभारत है, ये बेसिकली फिर हिंदू के लिए माना जाता है, तो फिर ये क्या है, ये किस धर्म पे आधारित है? अब ये तो लोग यही बताएंगे कि भाई धर्म हिंदू है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, तो ये तुम्हारा जो जितना भी साहित्य है इसको क्या कहोगे। वैसे तो पूरे साहित्य मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं भी ये जो किताब है जितनी भी बताओगे आप, कहीं भी हिंदू शब्द का नाम नहीं है। अब क्या कहने लगे सनातन, बोला जी हम तो सनातन हैं, दिखाओ कहाँ लिखा है सनातन धर्म, यही नहीं लिखा है। तो ये काम का कहानियाँ बना रहे हैं, इसलिए मैं तो इनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ये जाने इनका काम जाने, हम बीच में इंटरफेयर कोई नहीं करेंगे। हमारा तो सिख धर्म है, इसको आगे फले फूले और बढ़ेगा, मुझे विश्वास। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे आपकी कितनी आप सुप्रीम कोर्ट को कितना सही मानते हो? क्योंकि कई बार हो चुका है। एक बार तो ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायरमेंट होता है और अगले दिन राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, तो इस पे आप कितने फेथ करते हो? ऐसा है, आप भी जानते हो, आप सोचो एक बार, मैं देखा नहीं किसी ने अच्छी तरह लिखा है, ये देश जगत गुरु बताते हैं इसको। क्या बताते हैं? ये देश जगत गुरु था। कब था भाई? जो देश और जिस देश के आदमी 1000 करीब 1000 कम होंगे थोड़े से 1000 साल गुलाम रहे हों, उनको क्या कहोगे आप? तो ये जो जज वगैरह मेरे जैसे कौन है? वही हैं जो पहले गुलाम थे, उनकी तो हमें है वंशज। एक सिख धर्म है जो बाकी जो लोग हैं इस देश के, मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ एंथेटिक, कि सिख जो जाति है, जो धर्म वाले लोग हैं, वो दुनिया से, इस देश से वो 100 साल कम गुलाम रहे हैं। महाराजा का मृत्यु हुई 1839 में, वो सन याद है मेरे को। उसके बाद 1840 में लड़ाई हुई है अंग्रेज़ों के साथ। हालांकि वो राजा रणजीत सिंह वो अग्रीमेंट में गड़बड़ करके, अंग्रेज़ों से अग्रीमेंट हुआ है ना, उसको 1825 में वो गड़बड़ था। लेकिन जो भी था, वो मरने के बाद में 1840 में लड़ाई हुई है, उसमें आ रहे हैं। 1840 लगे 1947, कितने हो गए? 100 साल। ये लोग 100 साल गुलाम रहे सिख। और वैसे भी लगाओ आप तो भी ये कुल अपनी उसमें 100 साल ही गुलाम रहे। ये हमेशा आज़ाद रहे, कभी मिसल के नाम से, कभी महाराजा रणजीत सिंह के नाम से, किसी के नाम लगाओ, लेकिन ये गुलाम, ये धर्म वाले लोग हमसे कम गुलाम रहे हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये कम गुलाम रहे, हम ज़्यादा गुलाम रहे थे, ये मैं बताऊँ। अच्छा सागवान साहब, गुरु नानक देव जी की बात करें तो उन्होंने बाबर को जाबर बोल के उनको चैलेंज किया, और उसके बाद में जो भी सिख हुए उन्होंने मौजूदा सरकार से टक्कर ली, उनको चैलेंज किया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे उनके बाद में बाबा फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी रहे, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दे दी, है ना। तो उसके बाद में 21वीं सदी में संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले ने मौजूदा सरकार को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी स्टेट को एक ज़्यादा अधिकार के लिए कहा कि हमें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि हम अलग हैं, जैसे जम्मू के पास थे। तो उन्होंने चैलेंज किया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हो, क्या मानते हो उस चीज़? देखो ऐसा है, मैं पहले बताया, सिख धर्म में तो पूरा जो है ना शहीदी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार, अपने जो उनके पिताजी थे, आज उनका
400वां है, तो उन्होंने तो सब कर दिया, कुर्बान कर दिया था देश के लिए। अब मुझे बात याद आ गई कि आज उनका पर्व मनाया जा रहा है 400वां। मुझे ये बताओ कि ये जो हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म के लिए मरे, वही लिखा है इतिहास में, मैंने भी ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा होगा कि इन्होंने अपना त्याग जो किया, बलिदान जो दिया, हिंदू धर्म के लिए दिया। हिंदुओं ने कब इनको जो है अलग से इनकी मनाया जाए, इनकी बहादुरी को, इनका कुर्बानी को, इनको जन्मदिन को, इनको मरण दिन को कभी मनाया हिंदू वो 4 जो मुहावरे बताते हैं हिंदुओं के बटा रखे हैं चारों तरफ, उन्हें कब मनाया? कभी भी सिखों की जो बलिदान दे रखी है उनको हिंदुओं ने नहीं मनाया, और मनाया हो तो मेरे को बता देना, मैं मान लूँगा, स्वीकार करूँगा। अच्छा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले ने भी मौजूदा सरकार को चैलेंज किया था, जैसे हर सिख जो भी हुआ वो मौजूदा सरकार को चैलेंज करता रहा, और लोगों ने उनको आतंकवादी बताया, उनको उग्रवादी बताया। उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? ऐसा है कि वो आदमी, वो सच्चा आदमी था और उस आदमी को फंसा दिया। राजनीति है जो हमारे देश की राजनीति, कोई पार्टी लगा लो, उस आदमी को उस राजनीति के अंदर फंसा दिया और उसको जो है ना उग्रवादी डिक्लेयर कर दिया, और बाद में जो है दरबार साहब पर चढ़ाई करके और उनको कुर्बान कर दिया। मैं उस आदमी को वैसे बेसिक तौर पर गलत नहीं मानता हूँ, हालात बना दिए ऐसे। मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, उनके बारे में किताब भी छपी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि उन्होंने आर्मी चढ़ाई पढ़ने से पहले उन्होंने कभी भी अलग खालिस्तान की मांग की है। मेरे ख्याल में उन्होंने खालिस्तान की मांग नहीं की, उस बात को बाद में जोड़ दिया गया है उनको बदनाम करने के लिए, या जो उन्होंने किया ना इन्हें इस सरकार ने उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको बलि का बकरा बना दिया। सच्चाई ये है, बाकी सरकार जाने क्या है किया है। अच्छा, सागवान साहब, आप उस टाइम आप फौज में रहे हो, क्या ऐसा भी हो सकता था कि अगर उनको गिरफ्तार करना है तो गुरुद्वारा हरमंदिर साहब को चारों तरफ से घेर लिया जाता और उसके बाद में जब तक राशन और सब कुछ बंद कर दिया जाता और वो अपने आप सरेंडर कर देते? क्योंकि आप फौज में रहे हो, आप हमसे बेटर जानते हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात। मैं CRP में रहा हूँ, पैरामिलिट्री में, और जो आप ये बात कर रहे हैं ये बात उस टाइम भी चली थी, और 3-4 बार मैं भी गया हूँ वहाँ, मैंने देखा है चारों तरफ से। और जो अफसर थे हमारे पुराने पुलिस के भी हैं, पैरामिलिट्री के हैं, उन्हें ये बात दी थी, आर्मी वालों ने भी लिखा कि भी ऐसे किया जा सकता था, लेकिन उस बात पर पता नहीं क्यों विचार नहीं किया। बिल्कुल ऐसे हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास आदमी की कमी नहीं है, पैरामिलिट्री दुनिया भर की, मिलिट्री को बुलाने की जरूरत नहीं थी, टैंक बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, पैरामिलिट्री को लगा दी चारों तरफ। उनका जो है ना बोलते हैं ना हुक्का पानी, सब कम बंद कर देते, वो अपना आप हाथ खड़ा कर देते, कितना रहते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस प्लान पर किसी ने विचार क्यों नहीं किया। शायद एडवाइज़र थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को ठीक नहीं बताया होगा, नहीं तो वो भी ऐसे नहीं करती। तो ये गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका रिजल्ट देखो क्या हुआ फिर, आप जानते ही हो कितने सिख मारे गए। फिर पहले वहाँ मरे, वो मेरे ख्याल में सही आंकड़े बता नहीं रहे आर्मी कितनी मरी वहाँ, जो हमने सुना है वहाँ पर। हाँ, काफ़ी मरी है आर्मी। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ भी 5000 करीब जो सिख मारे गए 84 में, इंदिरा गांधी मार दी, उसका जो है रिएक्शन। तो ये बड़े दुख की बात है। टाइमली जो है ना ठीक सोच विचार कहीं गलती है, ऊंचे सतर पर उसके रिजल्ट थे ये, और कुछ नहीं था। अच्छा सागवान साहब, हरमंदिर साहब पे अटैक हम मान लेते हैं कि भिंडरावाले के कारण हुआ, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में तकरीबन 37 गुरुद्वारों पे अटैक हुआ, फिर उसको क्या कहेंगे? उसको क्या सरकार की? ऐसा था जब दरबार साहब जो हमारा सबसे बड़ा जगह है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है सिख धर्म का, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया, तो फिर छोटे गुरुद्वारे क्या मान रखते थे इनके लिए। इसलिए इन्होंने सोचा वहाँ भी छपे होंगे उग्रवादी, सब जगह जो है ना गुरुद्वारों में इन्होंने भेज दिया आदमी। उसमें तो कोई इनको भेजने की दिक्कत नहीं थी। मैं बताया आदमी में कमी नहीं है। ये आपको याद होगा पंजाब में, मेरी याद है, मैं वहीं था, आर्मी लगाई थी, आर्मी। अब आर्मी का तो ड्यूटी है नहीं, आर्मी तो लड़ेगी पाकिस्तान के साथ, लड़ेगी चीन के साथ लड़ेगी। आर्मी के आउटर जो हमारे को जो खतरे हैं उनसे लड़ती है। इंटरनल जो अंदर की जो लड़ाई है हमारी, वो तो हमारी CRP वगैरह जो पैरामिलिट्री उनका काम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आर्मी लगा दी, और वो आर्मी फिर जो है उस मामले, क्यों आर्मी ट्रेनिंग नहीं है भाई, आदमी तो वही है। मेरा एक भाई फौज में है, एक मैं CRP हूँ, दूसरा BSF में, लेकिन ट्रेनिंग की बात है। आर्मी की ट्रेनिंग ये नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी की। तो वहाँ आर्मी फेल हुई, आर्मी हटाई, पंजाब से मेरे याद आता है। और उसके बाद फिर जो है ना सारा CRP BSF वगैरह इनको दिया,
तो ऐसा है कि वो कार्रवाई समझदारी नहीं की। इंदिरा गांधी को समझाने वाले बताने एडवाइज़र थे, उनकी गलतियां हैं, वो सामने आए भी नहीं, आएंगे भी नहीं कभी। वो तो गलती करवा के मरवा गए आदमी और आराम से चले गए, ये बात थी। लेकिन सागवान साहब, इंदिरा गांधी को हम बुरा कहते हैं कि उन्होंने करवाया, लेकिन अडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी अटैक नहीं करना चाहती थी, वो अटैक हमने करवाया है, हमने उन पे प्रेशर किया। तो फिर क्या उनके पीछे बीजेपी लॉबी, जो आरएसएस लॉबी थी, ये हावी थी? देखो, वो जो उन्होंने बोला है मैंने पढ़ा नहीं है और ये बात मैंने आपसे सुनी है। बाकी ये मैं इतना जानता हूँ कि उस टाइम जो एडवाइज़र थे श्रीमती गांधी जी के, उन्होंने ठीक एडवाइज नहीं किया, वो गलत एडवाइज करके उसका नतीजा हमारे सामने आया कि लाखों मतलब हज़ारों लोग हमारे मारे गए। सागवान साहब, अभी कृषि आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? उसके बारे में सच्चाई तो ये है, पंजाब के जो किसान हैं, सिख हैं सभी, उन भाइयों ने पहले इस बात को देखा समझा कि भी तीनों कानून हैं वो नुकसानदायक क्यों हैं। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया, पंजाब में कराया पहले, और उसके बाद में यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर आ गए, हमारे यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर, उसके बाद में हम लोगों ने ध्यान दिया है। उससे पहले हमारा ध्यान नहीं था, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा कोई ध्यान नहीं था। और मैंने देखा पहले कोई लोग भी नहीं बोले कुछ। जब हमने देखा, जब विचार किया ये मैं छुपवा हुए रखे पर्चे देखो, वही पढ़ के, तो उनमें बड़ी कमी नज़र आई। तो इसीलिए हम लोग भी, हरियाणा के किसान थे वो भी जागृत हो गए और मिल के सब एक बड़ा बड़ा आंदोलन बन गया, जिसको अभी 6 महीने होने वाले हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो मिले किसान हरियाणा और पंजाब वाले, ये मेरे ख्याल से 70 साल के बाद मिले आपस में, जहाँ तक मेरे याद है। और इस आंदोलन ने मेरे को सिख बनने के लिए जल्दी मोटिवेट किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि इनके कारण में सिख बना, लेकिन सही आंदोलन है, इसने मेरे को सिख बनने के लिए जल्दी मोटिवेट किया है। क्यों कि मेरी याद है प्रताप सिंह कैरो सीएम थे जब आंदोलन चलाया था, एंटी पंजाबी हिंदी आंदोलन कुछ नाम था उसका। और उसके बाद हमारी पंजाबियों से हमेशा नेताओं ने लड़ाई रखी। उसके बाद चला हरियाणा पंजाब बनाने के लिए, यहाँ के भी पहले वो था अपना वो कर गया था आत्महत्या दल के, नाम भूल जाता हूँ मैं तो, वो उसके बाद फिर हरियाणा को उठे। यही बात थी, हरियाणा वालों को पहले नहीं ध्यान था कि हरियाणा बनाना है, वो तो पंजाबी जब सुबह बढ़ने की बात आई उसके बाद में जगे लोग। उसके बाद फिर क्या, चंडीगढ़ पर झगड़ा, फिर हिंदी बोलने वाले गांव हैं उनके ऊपर झगड़ा, फिर SYL आ गई बीच में, फिर उसके ऊपर झगड़ा। मतलब ये है, ये 64 की बात है शायद, 64 में के बाद अभी तक हमेशा हमारा आपस में जो है लड़ा रहा है। तो इसमें एक पूरी पीढ़ी, एक जनरेशन आई और वो यही सुन सुन के उनको जो है ना पंजाब वालों से कोई प्यार नहीं रहा है, नफरत पैदा होगी। लेकिन अभी जो किसान आए हमारे यहाँ और हम ये बात को समझें, अब फिर एक बार हम 70 साल के बाद एक हो गए। अब यहाँ का किसान वहाँ का कोई फ़र्क नहीं है। मैं बताया, मैं तो बल्कि बोले वहाँ कि भाई ये तुम लोग जो है बैठ बैठ के हुक्का पीते रहते हो, और ये पंजाब वालों को जो छोड़ रखे है इन हुक्का वक्का सब तुम दोबारा सिखा दोगे, ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने 1-2 आदमी पीते हुए देखा वहाँ, सरदार हुक्का पी रहे थे। तो ऐसा है कि अभी हम फिर एक हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस आंदोलन ने मेरे को मोटिवेट किया, भाई जल्दी सिख बन जाओ, और मैं बन गया, ये सच्चाई है। सागवान साहब, आप सागवान जो है खाप पंचायत है उसमें से आते हो, तो सागवान खाप पंचायत में से किसी ने आपका विरोध नहीं किया कि आप मूलधारा में आए? सही बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि मेरे को सब ने जो है मोटिवेट किया है, मेरे को सभी ने, कोई ख़राब नहीं बोला। बल्कि मेरा गांव है एक हमारा सांगवानों का, आप करौली जाओगे उसके गांव है दक्ताना, 20 किलोमीटर है चंडीगढ़ से, वहाँ मैं गया हूँ। सब पूरा गांव सांगवानों का है। और तेजपाल सिंह SAD के महासचिव वहाँ, उसी गांव से तेजपाल सिंह सांगवान। तो हमारा तो ऑलरेडी सांगवान जो है सरदार हैं, कोई नई बात नहीं की मैंने कि नया काम किया है। लेकिन इस इलाके में सरदार नहीं थे, ये नया काम है ज़रूर। तो इसलिए हमारा लिए तो कोई नहीं, सब हमको तो बहुत मोटिवेट किया है। मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन मैं आया, शाम को आए थे हम 22 तारीख को, और सुबह 23 को फ़ोन मेरे पास आया। पहले सबसे पहले वो अपने यहाँ पर IAS DC जयवंती शोकंद, उसने 6 बजे फ़ोन आया था उसका
और वो बोली भाई सांगवान मैं आपको मुबारक देती हूँ, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब मेरे को अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया सबने, और मैंने सबको धन्यवाद दिया। एक हफ्ता तो लगातार फ़ोन आते रहे, दूसरे देश में छोड़ो अपने यहाँ से भी आते रहे। तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है अभी तक जिसने मेरे को फ़ोन किया वो ये गलत कर दिया तुमने, किसी ने नहीं किया है। हाँ एक दो फ़ोन आए जो हिंदू वाली बात पर, उनको मैंने बता दिया भाई मोदी सुन लो मोदी क्या बोल रहा है। तो और आज मैंने ये मशीन मंगवा ली है, पूरा रिकॉर्ड करके जो बोलेगा उसी को सुना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सागवान साहब, बहुत से पंजाब के हीरो हैं, एक्टर हैं, या पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं, वो बेसिकली बोलते हैं कि हम फार्मर हैं, लेकिन फार्मर एजिटेशन में उनका योगदान जीरो है। उससे आप क्या? जी बिल्कुल ठीक बात बोले आपने। ये बात मैं कई बार सोची है कि यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है और इतनी सर्दी थी, अभी गर्मी है, उसमें पड़े हैं लोग किस हालातों में, और लोग आए हैं, कुछ आए हैं। हमारे जो पंजाब का पूरा मीडिया कितना है, ये फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरी पंजाब की समझो 80% है, उसमें गिनती के आदमी, एक दुकान लड़का, एक दो और आए जिन्होंने काफ़ी वो पैसा भी दिया है, यहाँ मदद की है किसानों की, ये तो बात है। बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बोलने के लिए तो पंजाब पंजाब पंजाब, पंजाबी 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 हर जगह। ऐसे ही वो क्या नाम है, एक शर्मा, क्या नाम है उसका, कपिल शर्मा, वो प्रोग्राम चलाता है, उन्हें देखा होगा, वो तो बोलता है ये पंजाबी ये पंजाबी ये पंजाबी, लेकिन ये पंजाबी गायब हो गया। यहाँ वो क्या धर्मेंद्र, हम उसको बड़ा पक्का जाट समझते थे, उसकी बड़ी वीडियो आते रहते हैं, वो फार्म हाउस है कहीं बम्बे में, उसमें काम करता है, वो खेती उगाता है, फल उगाता है, वो बंदा कभी दिखाई नहीं दिया। और उसकी फ़ोटो एक बड़ी फेमस है, लोगों का घरों में लगी, यहाँ मैं देखा है, चौधरी टिकैत की, महेंद्र सिंह टिकैत की, और चौधरी दारा सिंह, और उसकी तीनों आदमी की फ़ोटो है, एक बड़ी फेमस है, वो कई घरों में लगी हुई भाई, लेकिन वो अभी तो गायब हो गया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए मर, दारा सिंह भी मर गए, वो जिंदा है लेकिन ये आए नहीं कभी भी। इसी प्रकार पंजाबी पंजाबी कहने वाला यहाँ कोई नहीं है, किसी ने जो है ना हमदर्दी नहीं दिखाई किसानों के साथ। हालांकि रोटी वही खाते हैं जो ये किसान गेहूँ पैदा करता है, जो भी पैदा करता है, रोटी से भी खाता है, अनाज खाता है, मुंह से, वैसे सारे किसान हैं, लेकिन वो आदमी कभी नहीं आया इनके फेवर में। और बल्कि उसका लड़का MP बना रखा है, धर्मेंद्र का लड़का पंजाब से MP है, वो भी नहीं आया कभी भी। अब वो बोलते हैं हम तो सिख नहीं है, भाई तू सिख तो नहीं हो, किसान तो हो, लेकिन वो नहीं आया। अब वो वहाँ कोई बताते हैं वो करने गया था शूटिंग वूटिंग, वहाँ से भगा दिया पंजाब से। इनको आगे आगे और भगाएंगे लोग ऐसे, क्यों नकली हैं। जो किसान के फेवर में नहीं आया, पंजाब के किसान या हरियाणा किसान जो भी हैं, इनके फेवर में नहीं आया आदमी, वो किसान नहीं है। अब मैं कह दूँ मैं तो भाई नौकरी की 35 साल और खेती नहीं करता हूँ 60 साल से, तो मैं किसान नहीं, झूठ है। मेरा DNA किसान का है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे चेक कर लो कोई। तो किसान का DNA है इन लोगों का जो MP बैठे हैं ज़्यादातर का। हाँ कुछ लोग हैं उनमें जो उनके बाप दादे वो सूदखोरी किया करते थे, और चौधरी छोटूराम की वजह से उनको भागना पड़ा था, वो धंधा छोड़ के, और बच गए, मर गए, कुछ मर गए, तो वो तो है नहीं। बाकी सारे किसान हैं, और उन्हें बिल्कुल आना चाहिए था किसानों के इसमें हौसला अफजाई के लिए, लेकिन वो नहीं आया, बड़ी दुख की बात है। इसी प्रकार से मैं बोल रहा था, वो कॉमेडियन जो शर्मा जी, कपिल शर्मा, वो उसके प्रोग्राम में सारी बार वो बोलता है, मैं देखता हूँ, मैं नाम से जान जाता हूँ ये कौन है, ये कुंद्रा महिंद्रा सारे वही हैं, लेकिन जो है यहाँ कोई भी नहीं आया। वो एक दुसांझ आया है, और कौन आया था भाई, 2-4 आए हैं बस, कुल बाकी और नहीं आया कोई भी। तो ये बड़ा दुख की बात है कि वो अपना आपको पंजाबी कहने का नहीं कहलाना चाहिए उन्हें, कोई जरूरी नहीं उनकी क्या कहना पंजाबी। पंजाब है, पंजाब से आए, पंजाबी बोलते हैं, जो सिख हमारे भाई हैं किसान, ये है पंजाबी। बड़ी बात, इनके फेवर में आके कुछ बोलते, हौसला अफजाई करते, तो बात होती है। आए नहीं कुछ, और फिर कल फिर वो पंजाबी 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 पंजाबी। ये हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा का, ये क्या करता था, बहुत बड़े पीछे में देखा, जो है पंजाबी बोला, भाई पंजाबी अपना वो है कैंडिडेट, उसको जिताओ, उसको जिताओ पंजाबी, खुद भी पंजाबी बोल बोल के। और जब पंजाबी भाई आए किसान, इस आदमी ने, इस मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई, सर्दी के अंदर पानी डलवाया उससे, वो होता है वाटर गन होती है, उसे पानी डलवाया, और उसके बाद में जो है वो टीयर गैस जो होती स्मोक वो डलवाई। मतलब गोली मारे नहीं, बाकी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये फिर भी, ये तो जज्बा इनका अलग है, और सिखों का और किसानों का वो जो है वहाँ पर तक पहुँच गए।
ये तो इन्होंने इज्जत की है पंजाबी के नाम से, इनको शर्म नहीं आती। और पंजाबी बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बोलना ख़राब, मेरे शब्द ठीक नहीं है। लेकिन ये ऐसे बोल के ये जो है ना, ये इन लोगों का अपमान कर रहे हैं, पंजाब के किसान जो है उनका अपमान कर रहे हैं लोग, ये बहुत ख़राब बात है। अच्छा सागवान साहब, जो ये एजिटेशन चल रहा है, इस पे आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा किसान भाइयों को जो इंसाफ मिले और वो अपने अपने घर पे जाएं? क्योंकि सारी सर्दी उन्होंने यहाँ पे बिता दी सड़कों पे, अब गर्मी उससे भी बदतर है, तो कैसे क्या लगता है? देखो भाई, मेरा अनुभव है सीआरपी का, और सीआरपी का काम है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का। ये आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन, ये आंदोलन जो चल रहा है, ये काफ़ी देखे हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव है। 35 साल हम देखे हैं काम, यही काम देखे हैं, और मैंने खुद ड्यूटी की उन्हें। ये सरकार ऐसी है, आप कभी बड़ा शब्द तो मैं नहीं बोलूँगा, आप मोदी साहब का, हमारा जो है ये क्या नाम है इनका, मनोहर खट्टर साहब, इनका माथा देखना कभी, ये माथा ध्यान से देखना, इन माथे पर किसी प्रकार की जो परिवर्तन आता है आदमी के गुस्से का, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं देखना मेरी कितनी बार चेंजेस होती है, इनके कोई चेंज नहीं होती है। इनको कोई मतलब नहीं कि 300 मर गए किसान यहाँ, नहीं, इनको ये मतलब 400 मर गए, दोनों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वैसे भी मोदी साहब तो पहले ही काफ़ी क्रांतिकारी आदमी रहे हैं। गुजरात में 2000 मुसलमान मरने के बाद भी ने कभी हाथ नहीं धोए, कभी बोला नहीं, शोरी नहीं बोला कभी। तो दो किसान 300 मर के 400 में क्या लेना देना इनको। तो इन ये दोनों आदमी जो हैं, और दोनों का मतलब है किसानों से, मुझे नहीं लगता ये किसी प्रकार की बात सुनेंगे। क्यों, जिनके चेहरे पर नहीं होती नहीं बातें, दया, दोनों बात होती है। मैं नहीं कुछ हमेशा दया काम नहीं चलेगा। गुस्सा भी होना चाहिए गुस्से वाली बात पर, और दया वाली बात दया। ये किसानों के प्रति कोई दया ही नहीं है कि भैया इतनी सर्दी में अपना परिवार छोड़ के 500 किलोमीटर यहाँ पड़े हैं बॉर्डर पर, और कुछ तो तुम बोलना चाहिए। मर गए उनके लिए भी नहीं बोला, भाई देखो बड़ा दुख की बात है, आदमी मर गए, हमारे किसान मर गए, किसान भाई मर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलते। इनका चेहरा, हरियाणी भाषा बोलूँगा, बाठे डाल है, इनके फेस है ना वो बाठे डाल है, इनके कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे ख्याल से ये कोई बात नहीं सुनने वाली। इस रास्ते हैं वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा किसानों को, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो मैं गया था बताने के लिए, एक जगह बता के भी आया। वो क्यों, हम देखे हैं ये इनके काम कैसे मानते हैं लोग, तो वो तो मानेंगे दूसरे तरीके, ऐसे नहीं मानने वाले। ये मैं ये बता। अच्छा, आपको क्या लगता है फिर किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पे, उनको उठ के चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बोलने वाली बात तो ये है कि अभी चल रहा 22 है ना, 21, फिर 22 आएगा, फिर 23, 24 में इलेक्शन है। अगले इलेक्शन तक डटे रहना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी बात है ऐसे कहना और रुकना, मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कर सकते हैं। ये किसान ये काम कर सकते हैं, ये 2024 तक रुक सकते हैं। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कोई नफरी नहीं, इतना आदमी रहना चाहिए, कानून चलता रहे। और जो भी जाके बंगाल में किया था, ये जो हमारे है ना क्या नाम है ये संगठन है, उन्होंने जाके प्रचार किया, आने वाले चुनाव पंजाब में और यहाँ जाके यूपी में प्रचार करें, और 24 में जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें मोदी को हराएं। क्यों, मोदी का टाइम मेरे ख्याल में पूरा हो चुका है। वैसे अब देख रहे होगे इसमें कोरोना में इसका क्या कर रहा है ये आदमी, सब देख लिया होगा आपने। तो इसको 24 में इसकी छुट्टी कर दो। इस दूसरी सरकार कोई भी आओ, कांग्रेस आओ या और कोई दूसरी आओ, बीजेपी को छोड़ के जो भी आएगी किसानों की बात मानेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। सागवान साहब, अभी आपने कहा कि 24 में इसको हरा देना चाहिए, लेकिन मोदी साहब ने बोला तो सही किसानों के लिए कि उन्होंने अंबानी के जो रिलायंस के टावर थे वो उखाड़ दिए। अब किसान मरते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर किसी के टावर उखड़ते हैं तो पीएम साहब को गुस्सा होता है और रोने भी लग जाते हैं, उससे कैसे? हाँ, यही तो बात थी, ये बात भूल गया था मैं। ये पूरे किसान भी, देश की आम जनता वो जानती है कि मोदी जो है अडानी अंबानी के लिए क्या कर रहा है और किसानों के लिए क्या कर रहा है। किसान मरते हैं, इनके कोई दया नहीं, आँख में आंसू नहीं आते, लेकिन उनके टावर उखाड़ लिए तो आँख में आंसू आ जाते हैं। बड़े दुख की बात है। ये देश का प्रधानमंत्री लोगों को क्या मूर्ख बनाया कि बड़े चाय बनाता तुम। लोगों ने RTI लगाई कि बड़ी इस्लाम का आदमी को चाय नहीं बनाता था, ये बोलता था रेलवे में चाय बेचता था। अब क्या चाय बेचता होगा ये आदमी, कितना झूठा है आपने देख लिया होगा। वो कौन, झारखंड में एक जगह का नाम है, वहाँ इसने बोला था 15 लाख देने की बात की, सब याद होगा। बाद में बोला जमुल्ला है, पोमुल्ला है, क्या बोलते रहते हैं। इस आदमी की पहचान क्या है, लोगों को मूर्ख बनाना। और मैं बता दूँ, आप मीडिया के भाई सुन रहे हो,
देखो ऐसा है, मीडिया का रोल होता है हर डेमोक्रेसी में। चार स्तंभ बताए ना, तो मीडिया स्तंभ है। मीडिया स्तंभ को मोदी ने कभी भी जो है ना उसको मौका ही नहीं दिया। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं आज तक, ये करता ही नहीं। एक बार की बताते हैं तो उसको क्या है, इसका दूसरा ढोलकिया अमित शाह, उसको जो है हम ढोलकिया बोलते हैं उसको बताने वाला, तो उसको जो है इसने बोला कि भाई तुम बताओ। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी है प्रधानमंत्री के, तुमने बोलना चाहिए। तो ये जो आपको मीडिया वालों को तो मौका ही नहीं देता, ये तो मन की बात करता है, मतलब इसके मन में है वो बोलेगा और वो तुमने सुननी है। हाँ, इसने किसी सुननी नहीं है, बोलनी है इसने। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ये एक तरह की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और तानाशाही का वक्त होता है, टाइम होता है। अपने सामने गए, चलो वो पहले क्या था वो तो पहले मिल गया सेकेंड वर्ल्ड वार में। बाकी ये देखा होगा इराक वाला, क्या नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। ऐसे एक और इसका क्या नाम है, कोरिया का भी कूदता रहता है। तो ये तानाशाह दूसरी किस्म का है। वो तानाशाही देख लिएगा हमने, गुजरात में 2000 मुसलमान मारे, क्या कसूर था उनका? बोले उसके ऊपर कभी शोरी बोले इन्हें? मोदी साहब ने कभी शोरी नहीं बोले। किसानों क्या लगते हैं इसके? ये झूठा आदमी है और ये इसका टाइम हो गया है, ये तानाशाह है। आपको सोचो, ये सुनाता है मन की बात हर महीने आपको, लेकिन आपके कभी नहीं सुनी इन्हें। आप बताओ, आप पत्रकार हो, कितनी बार आपकी बात कही आपने इनके सामने? इधर सवाल करते, दुनिया भर के सवाल करते आप लोग, मुझे मालूम है, लेकिन मौका नहीं देता किसी को सवाल करने का। ये जो कर रहा है वो ठीक है। तो इसका टाइम आ गया और टाइम बुरा है, बहुत बुरा आएगा, कोई शक नहीं है। और कितना बुरा आएगा मैं तो कह नहीं सकता हूँ, बाकी लोग समझ गए होंगे आएगा इसका बुरा। अच्छा सागवान साहब, मोदी साहब ने कहा कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है जो वो पर्याप्त है, हम बाहर वाले मुल्कों को देंगे। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ गई, हमारे देश को किल्लत आ गई, तो कहते हैं कि हमें बाहर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। तो ये करते क्या हैं? ये कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है इनके। मैं बताऊँ ये क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक बार इसकी मीटिंग अटेंड की है। ये झूठा आदमी है, झूठे। ये बोला, कल बोला दूसरे देशों को दे रहे हैं हम वैक्सीनेशन, और फिर यहाँ पर कमी पड़ रही है अभी। जब घर में पूरा नहीं हो रहा, दूसरों को क्या दिखाई, क्या बढ़ना, वर्ल्ड लीडर क्या बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। तो ये मूर्ख बना रहा है, झूठ बोलता है, झूठे लोग हैं, इनकी झूठ आ गई है लोगों के सामने। अभी हम तो पहले जानते हैं झूठे हैं, हम तो उस टाइम भी इनके लिखा है फेसबुक में, लिखते तुम ये क्या झूठा आदमी है। मैं खुद इसकी मीटिंग अटेंड की 25 मार्च 2015 को, याद है मेरे, और मैं बिल्कुल सामने बैठा था, फोटो में देख लो आप इधर। इसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी थी और मैं इसके माथे की तरफ देखता रहा, मैं इसके क्या फ्रैक्शन आती हैं माथे पर, कोई नहीं आता इसका। झूठ और सच दोनों चीज़ बराबर है इसके लिए। तो उसने क्या बोला इसने, मालूम बताऊँ? इसने बोला हम आरक्षण के लिए गए, ये बोला भाई मैं जो है हरियाणा का 5 साल 7 साल बोला मैं रहा हूँ प्रभारी हरियाणा का पहले। तो हरियाणा में आता था मैं, हरियाणा में जब भी भाई एक हफ्ते रुकता था, 5 दिन में जाटों घर में खाना खाता था। भाई मैंने आप लोगों का नमक खाया, मैं आपको धोखा नहीं हुआ, आरक्षण में दिलाऊंगा, करूँगा कार्रवाई। बताओ क्या कार्रवाई की, 7 साल हो गए और उन्हें करेगा। मूर्ख बनाना है इनका खानदानी काम है, लग गया मैंने जो मूर्ख बातें लोगों को सरेआम। तो इनका टाइम आ चुका है मेरे ख्याल में, और अभी ख़त्म है इनका। 24 के बाद तो इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा सागवान साहब, आप कह रहे हो 24 के बाद में बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन जब तक ईवीएम है तब तक आपको पॉसिबल लगता है कि ये पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि ईवीएम बहुत बड़ा स्कैंडल है बीजेपी को जिताने के लिए। तो आप मानते हो कि अब ईवीएम के रहते हुए बीजेपी हार सकती है? हार तो सकती है। आप दिल्ली में देखा होगा, पिछली बार तो 3 रह गई, 3, इस बार 8 थी। बोलते हैं ईवीएम में, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ है नहीं उसमें, जहाँ तक मैं समझा हूँ। और जब टाइम आएगा ना खराब, यही खुद बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, ये खुद बोलेंगे और ये जाएंगे। लेकिन फ़र्क ये है, कांग्रेस में उस टाइम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी, बहुत बुरी तरह से गई है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा जूते खा के जाएंगे यहाँ से, मैं बता दूँ आपको, देख लेना। दोस्तों ये सी हवा सिंह सागवान जिन्हों ने कहा है कि मोदी साहब बहरूपीए ने ते उन्हों का टाइम है जिहड़ा वो आ चुका है, तो गुरु नानक दे फिलोसफे नूं ये मानते हैं, तो यह कोशिश करनगे आपदे एरिए दे विच भी प्रचार करके गुरु नानक देव जी के फिलोसफे नूं अगे लैके जाण दी। कैमरामैन अंकित चौधरी दे नाल बलकਰਨ ਸਿੰਘ डाबा वाली, साडा टीवी USA भिवानी।